हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैशर कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हो बच्चों कि अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है और अपन ने फाइनेंशियल प्लानिंग तक पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। उसमें अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसको अपन क्यों करते हैं और उससे अपन को क्या फायदा होता है। तो उससे रिलेटेड अपन कुछ एमसीक्यू और केस स्टडी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of funds for the given period. Identify the concept। मतलब ये किसका कंसेप्ट है? एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। फिर क्या इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों दिए इसमें इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। तो ना तो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जिसमें सारी चीज़ हो, इन्वेस्टमेंट भी हो, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स भी हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप जैसे अपन ने पढ़ा नहीं लेकिन इस एमसीक्यू से रिलेटेड बात करता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि एक कंपनी में कितनी कैपिटल हो, मतलब एक कंपनी में कितना पैसा डेट का और कितना पैसा इक्विटी का हो, ठीक है। फिर बचा क्या सर? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें कंसीडर करते हैं पा कि कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी ग्रोथ हुई कंपनी की, कितना पैसा चाहिए कितने पीरियड के लिए। ठीक है सर, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरा सर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर? सेम एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नहीं बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। ठीक है सर, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है सर, क्योंकि एक नैरो स्कोप है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर सेम एज फाइनेंशियल डिसीजन नहीं। जैसे अब पापा अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ के आया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स भी होती है, तो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं हो सकता। नन ऑफ दी अबव भी नहीं, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पूरी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है लेकिन कुछ हद तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ काम ये करता है। ठीक है सर, समझ आता। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। रोहन इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। He plans to sell the piece of land and use the money to set up a small scale paper factory to manufacture all kinds of stationery items from recycled paper. He consulted friend Ramesh, who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint for his future business operations. On the basis of sales forecast in next 5 years, based on these estimates, he helped Rohan to assess the fixed and working capital requirement of business. ये पूरा आपने ने पढ़ लिया, लेकिन इसमें सारी जो लाइंस है सारी यूज की नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही लाइन है जो अपनी यूज की है। देखते हैं कौन कौन सी लाइन यूज की है। ठीक है, रोहन इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये कोई भी मतलब की नहीं है। ठीक है, ही प्लान्स टू सेल द पीस ऑफ लैंड एंड यूज द मनी टू सेट अप अ स्मॉल स्केल पेपर फैक्ट्री। ये कि अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, ये कुछ हद तक काम किया। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी। ठीक है सर। रमेश हेल्प टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। मतलब ये प्लान कर रहा है कि अपनी सेल्स कैसी हो सकती है आने वाले 5 साल, मतलब प्लानिंग कर रहा है, मतलब अपनी फ्यूचर की सोच रहा है। ठीक है सर, एक ही हो गया। बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट्स ही हेल्प्ड। बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट्स मतलब पुराने कोई रिकॉर्ड उठा के देखे, मतलब पुरानी सोच रहा है, मतलब पास्ट इंसिडेंट्स को भी देख रहा है। ठीक है सर। टू असेस द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कितना पैसा चाहिए कितना नहीं चाहिए। सर ये वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, पैसा कितना चाहिए, ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन में भी था। ठीक है सर, फाइनेंसिंग डिसीजन में था लेकिन उसमें सेल्स फोरकास्ट नहीं थी। ठीक है सर, समझ आ गया, इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है सर, फिर ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसमें पैसा देखना हो कितना चाहिए और प्लानिंग करनी, तो वो यही कंसेप्ट वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्टेट एनी फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ डेट सर्विस। मतलब जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उससे अपने को क्या क्या फायदे होंगे। बहुत सारे फायदे हैं सर। पहला फायदा पाओ, पहला फायदा कि जो भी एक्सटर्नल शॉक्स होंगे या बिजनेस शॉक्स होंगे या जो भी अपने राइवलरी होंगे, वो कोई नई चीज लेके आएंगे या कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ हद तक अपना लॉस वो कम हो सकता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ आ गया। सर अब कोई और पॉइंट समझाओ। दूसरा पॉइंट, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
फ्यूचर को आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि यही होएगा, लेकिन कुछ हद तक सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, समझ आ गया दूसरा पॉइंट भी। सर अब तीसरा समझाओ। तीसरा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन दो होते हैं, दोनों को मिलाने का काम किसका है? फाइनेंशियल प्लानिंग। सर अपन ने अभी कुछ पढ़ा था इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग में। हाँ बच्चों, अपन ने फर्स्ट एमसीक्यू में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है सर, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट समझाओ सर। चौथा पॉइंट। ठीक है सर, चौथा पॉइंट बच्चों आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सर फाइनेंशियल प्लानिंग का हमें समझ आ गया क्या टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले एक चीज समझते हैं, हर कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए। ठीक है सर, ये बात तो पता है हमें, हर चीज के लिए आज पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा तो चाहिए बच्चों, लेकिन पैसा कहाँ से ले? मतलब पैसे देने के अपने पास दो सोर्सेज है, एक तो डेट है और इक्विटी। डेट मतलब सर जहाँ पे अपन को रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़े, और इक्विटी सर, इक्विटी मतलब जो मालिक है कंपनी के उसी से पैसा लेना। ठीक है सर, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग, एक कह सकते हो मतलब एक प्रोजेक्ट सा या एक तरह का डिजाइन। ठीक है, और सर कैपिटल मतलब पैसा, मतलब पैसा कहाँ से लेना, उसका डिजाइन बनाना। ठीक है सर, कुछ हद तक समझ आई है, चलो कोई बात नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब एक कंपनी में जो पैसा है वो अपन ने कहाँ से लिया हुआ है? क्या अपन ने डेट से लिया हुआ है? मतलब जो आउटसाइडर्स ऑफ कंपनी है, मतलब जैसे कि अपने बैंक्स हो गए, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया फाइनेंशियल, उससे लिया है। और इक्विटी सर मतलब जैसे अपने शेयर होल्डर हो गए, अपने जो मेंबर्स हो गए, उससे पैसा लिया। ठीक है सर, समझ आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, समझ आ गया। In other words, capital structure represent the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure। मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अपने को बताता है कि एक कंपनी के अंदर कितने डेट के पैसे हैं और कितने इक्विटी के पैसे हैं। ठीक है सर, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। सर ऐसा क्यों है कि आप एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि इतना ही डेट होना चाहिए और इतना इक्विटी होना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हर कंपनी का अलग बिजनेस होता है और वो हर अलग अलग जनों से पैसे लेते हैं। अब जैसे अपना हो गया बैंक हो गया, अब उसको पैसा चाहिए, अगर वो सारा ही डेट से ले लेगा तो उसकी पूरी जो पावर है अपने ऊपर वो सारी चली जाएगी। और अगर इक्विटी से ले लेगा तो एक मार्केट में ये हो जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि सारी इसमें इक्विटी की होल्डिंग है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस है, जिसके कारण कस्टमर्स बैंक के पास नहीं आते। इसी वजह से अलग अलग कंपनी का अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर, ये वाली लाइन भी समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अपन डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी कंपनी में कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी में बने उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या है सर? वो कि जो इक्विटी शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़े और इक्विटी होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। सर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स का कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है। अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेगी तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप ये कह सकते हो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है और जो वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है सर, अब आते हैं आगे। डेट एंड इक्विटी डिफर्स इन कॉस्ट एंड रिस्क। सर ये इसका मतलब समझाओ कि जो डेट और इक्विटी है उसका कॉस्ट और रिस्क अलग अलग क्यों होता है? कॉस्ट मतलब कि आपको वो किस कॉस्ट पे पड़ेगी, मतलब आप उसके ऊपर क्या चुकाना पड़ेगा या क्या देना पड़ेगा जिसकी वजह से आपने को डेट पे पैसा या इक्विटी पे पैसा मिलेगा। और सर रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप मान लो बाय चांस किसी वक्त डेट वालों को इंटरेस्ट ना दे पाए या इक्विटी वाले को डिविडेंड ना दे पाए तो अपने को उससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज। डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट मतलब उसमें एक पर्टिकुलर या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके बाद अपने कोई भी पैसा नहीं देना होता, इसलिए वो लेस रिस्की होती है। लेकिन जो इक्विटी है वो एक एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज है। सर वो एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज क्यों है? क्योंकि इशू करने के लिए अपने को बहुत सारी कॉस्ट लगती है, अपने को डायरेक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, अपने रजिस्ट्रार को पैसे देने पड़ते हैं शेयर इशू करने के लिए, और अंडरराइटर्स को भी पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो इक्विटी की जो आप पैसे लेते हैं वो ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाती है।
क्योंकि इसमें अपना बहुत ज़्यादा मान लो खर्चा हो जाता है, मान लो एक्सपेंस हो जाता है एक तरीके से। बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सर महंगी है लेकिन सेफ कैसे है? सेफ इसलिए है, मान लो अगर मान लो किसी टाइम अपने पास कैश करंट हो जाता है या अपने पास अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अपन डिविडेंड नहीं दे पाते, तो ये जनरली अपने को जाके स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में कि इन्होंने अपने को डिविडेंड नहीं दिया, जिसकी वजह से अपनी कंपनी के ऊपर खतरा कम हो जाता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। डेट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो डेट है वो एक, उसमें अपने को रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है और वो उसको एक लीगल ऑब्लिगेशन है बिजनेस का। उसमें लीगल ऑब्लिगेशन बिजनेस का, सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? डेट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। डेट एक रिस्की पेमेंट है, क्यों रिस्क है उसमें, डेट लेते हैं अपन, क्यों ऐसा सर? किसी वक्त मान लो कंपनी में पैसा नहीं होता या अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने को एक रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तो अपने पास और लॉस हो जाएगा, और दूसरा अगर अपन पेमेंट नहीं देंगे तो जो अपने डेटर्स है या जिससे अपने क्रेडिटर्स है, जिससे अपन ने पैसा लिया हुआ है, वो जाकर अपने को कोर्ट में सू कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। सर आगे समझाओ। In case they fail to pay, debt securities holders can claim over the assets of the company, and if firm fails to meet a return of principal amount, it can go to liquidation and stage of insolvency। मतलब जो क्रेडिटर्स है उनके पास इतनी पावर है, वो जाके अपने को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं और अपनी कंपनी को मतलब एक तरीके से लिक्विफाई कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ठीक है सर, डेट तो बहुत रिस्की है। रिस्की नहीं है अगर आप सोच समझ के पैसा ले या सोच समझ के उसको लगाए। Equity securities are safe securities from company's point of view, as company has no legal obligations to pay dividend to equity holders if it is running in loss, but these are expensive securities। जो सिक्योरिटीज होती है एक सेफ सिक्योरिटीज होते हैं, क्योंकि अगर अपने पास पैसा नहीं होता तो ये भी हो सकता है कि अपन उनको कह दे, और उनको पता भी होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं कि कंपनी के पास इस बार अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो अपने को डिविडेंड नहीं दे सकती, और वो समझते भी है। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज है, क्योंकि इसको इशू करने के लिए अपने को बहुत सारा एक्सपेंस लगता है, बहुत सारे अलग अलग जगह पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी का, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को भी मैनेज करता है या मेंटेन करता है, या कह सकते हैं आप उसको कंट्रोल करता है। सर ऐसा क्यों? अगर ज़्यादा मान लो अगर अपन ने ज़्यादा डेट लिया हुआ है तो अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क है। और अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर मान लो कंपनी के पास डेट कम है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट रेट है मान लो वो 2% है, और कंपनी के पास इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो चलो वो 2% तो अपने को डेट दे देगी जो इंटरेस्ट है, लेकिन जो बचेगा वो एक ह्यूज अमाउंट होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी के शेयर है वो एकदम से ऊंचे हो जाएगी। ठीक है सर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, उसको अपने को सोच समझ के करना चाहिए। चलो फिर आगे चलता है। अगर ये बात समझ आ गई तो अगर किसी को अभी तक भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे मेल कर देना getsetcomments@gmail.com। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डर्स। ये अपन ने पढ़ाई था कि कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, हर कंपनी का एक अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसका एक ही मोटिव होता है, एक ही गोल होता है, क्या? जो इक्विटी होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़े, उनके जो शेयर्स के प्राइस है वो बढ़े। ठीक है सर। जनरली कंपनी यूज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियल लीवरेज एक कंसेप्ट है उसका यूज करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। सर फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि अपनी जो कंपनी है, अपनी जो बिजनेस है, उसके अंदर टोटल कैपिटल का कितना परसेंट डेट है। मतलब सर अपन मान लो अपने पास 10 लाख रुपए है, उसमें से 10%, 20% कितना अपनी कंपनी में डेट है। थोड़ा बहुत समझ आया सर, सारा समझ नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, आगे आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। विद डेट फंड कंपनीज फंड्स एंड
अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज दैट इज अ चीपर सोर्स। चीपर सोर्स क्यों है? क्योंकि एक इनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है, उसको देने के बाद कोई भी टेंशन नहीं होती कंपनी को और पैसा देने की। बट इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर ज़्यादा डेट होएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अपन एक प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो अपन एक पैसे लिए किसी क्रेडिटर से 2 लाख रुपए, उसका जो इंटरेस्ट रेट अपने को 5% देना है, और अपन ने किसी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में लगा दिए वो 2 के 2 लाख, और अपने को उसे 10% रिटर्न आ रहा है, मतलब 5% का अपना प्रॉफिट है। तो इसमें अपने को डेट अपन ले सकते हैं। लेकिन अगर अपन ने डेट ले लिया 5% का, और जहाँ पे अपन ने लगाया उसका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है खाली 3%, तो अपने को डेट नहीं लेना चाहिए, बहुत ही रिस्की है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन रेट ऑफ अर्निंग और ROI of the company, then more debt means loss for company। यही बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा रेट ऑफ रिटर्न से, तो अपने के लिए बहुत ही खतरा है। ठीक है, इसलिए बात समझ आ गई। टू प्रूव दैट ओनर्स ऑफ कंपनीज गेन और अर्निंग पर शेयर इज मोर व्हेन डेट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल इन विच कंपनी इज यूजिंग ऑल इक्विटी कैपिटल्स इन वन सिचुएशन। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, खाली सारा इक्विटी है। फिर दूसरा जिसमें थोड़ा डेट है, थोड़ा इक्विटी है। फिर अपन थोड़ा और डेट थोड़ा और बढ़ाएंगे और इक्विटी कम रखेंगे। ठीक है सर, सिचुएशन कराओ सर। अब टोटल कैपिटल है 50 लाख की। 50 लाख के अंदर टोटल कैपिटल मतलब डेट प्लस इक्विटी। अभी पता नहीं इसमें डेट कितना और कितना इक्विटी कितना है। इक्विटी कैपिटल कितना है 50 लाख, मतलब इसमें डेट कितना है 0। मतलब सारा पैसा इक्विटी का लगाया हुआ, मतलब इक्विटी होल्डर्स का सारा पैसा लगा हुआ है, जिसमें कोई भी बाहर की पर्सन की कोई भी होल्डिंग नहीं है। इसमें डेट नील हो गया, मतलब 0। टैक्स रेट 30% पर है ना, मतलब जितनी भी अपनी इनकम होगी उसमें से 30% अपने को गवर्नमेंट को देना होगा, और 70% अपन अपने पास रखेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अपने को अपन ने इसमें से तक ना तो अपने को इसको इंटरेस्ट दिया, मतलब आउटसाइडर्स को, और ना कोई गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है सर, इसमें से अपने को फिर पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पहले क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि जो टैक्स अपन निकालते हैं उसमें से अपने को गवर्नमेंट ने अपने को एक रिलीफ दिया हुआ है कि जितने भी अपने एक्सपेंस है उसमें से अपन माइनस कर सकते हैं, और फिर जो अपने को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट इनकम होगा उसके ऊपर अपन टैक्स दे सकते हैं। सर लेकिन इसमें तो कोई डेट है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई भी अपने को इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी, तो अपने को 7 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो यही अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। तो इसमें से अपन 30% माइनस कर देंगे, 30% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 2,10,000 माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा 4,90,000। तो सर ये क्या होगा 4,90,000? 4,90,000 होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर 4,90,000 पूरी कंपनी ने कमा लिया, मतलब इक्विटी होल्डर्स ने 4,90,000 कमा लिया। तो सर एक इक्विटी होल्डर ने कितना कमाया कि जैसे 5 लाख शेयर है और 4,90,000 कमाए हैं, तो 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ये एक इक्विटी होल्डर्स की अर्निंग है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सिचुएशन 2 पे चलो सर। टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख, जो पहले सिचुएशन में थी। दूसरी क्या, इक्विटी कैपिटल। पहले इक्विटी कैपिटल 50 लाख थी, लेकिन अब 40 लाख होगी, और डेट है 10 लाख का। ठीक है सर, टैक्स रेट है 30% पर एनम, इंटरेस्ट है 10% डेट पे। सर अब 7 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें से पहले अपने को इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट है 10%, और अपन अमाउंट कितनी हुई है ये 10 लाख, तो इसमें से 1 लाख माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 6 लाख। 6 लाख में अपने को 30% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बचेंगे 70%, 70% हो गए 4,20,000। तो ये हो गए अर्निंग आफ्टर टैक्स, 4,20,000 हो गया प्रॉफिट। कितने इसमें निकालना अपने को, हर एक इक्विटी होल्डर्स के पास कितना पैसा आएगा। सर इक्विटी होल्डर्स का पैसा क्यों निकाल रहे हो, डेट्स का पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हो? डेट का पैसा इसलिए नहीं निकाल रहे हो और इक्विटी होल्डर्स का पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर वही बेस्ट होता है जिसके अंदर जो बेस्ट रिटर्न है, या जो रिटर्न है सबसे बेस्ट इक्विटी होल्डर्स के पास जाए। ठीक है सर, समझ आ गई ये बात। तो डिवाइड बाय 4 लाख शेयर्स। ठीक है सर, जो भी इसका अर्निंग पर शेयर होल्डर आएगी वो हम निकालेंगे, या इसको कह सकते हैं अर्निंग पर शेयर, EPS भी इसको कहते हैं। ठीक है सर, 2 सिचुएशन तो समझ आ गई सर। तीसरी भी समझा ही दो बच्चों, तीसरी आप खुद समझोगे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तीसरी बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। ठीक है सर,
इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर इन ऑल सिचुएशन। सर अभी आपने अर्निंग पर शेयर निकलवाई थी ना, हाँ बच्चों वही सेम तरीके से इन्होंने भी अर्निंग पर शेयर निकाली हुई है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आई तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है सर, अभी अर्निंग पर शेयर तो निकाल दी सर, एक में 0.98 है, एक में 1.05 है और एक में 1.16 है। सर सब में ईपीएस अलग अलग क्यों है? ईपीएस तो बच्चों अलग अलग होनी थी क्योंकि सबका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अलग होगी, वैसे वैसे कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है सर, अब तीनों को सर कंपेयर करते हैं। अब देखो पहली वाली में बिल्कुल भी डेट नहीं था, दूसरे वाले में डेट था, तीसरे वाले में और भी डेट था, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर बढ़ा। सर मतलब अब जैसे इसमें था सिचुएशन 3 में अपने ये लिया था अपने, कितने का था, 5 लाख का डेट था मेरे ख्याल। हाँ 5 लाख का, नहीं 5 लाख का डेट नहीं था, इसमें था अपना 2 लाख मतलब, रुको रुको 2 मिनट, 2 मिनट। इसमें था ये देखो, जैसे 20 लाख का था तो सर आप पूरा 50 लाख ही ले लेंगे और भी अपना अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपनी इक्विटी होल्डर्स की और भी कमाई बढ़ जाएगी। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि डेट और इक्विटी एक पर्टिकुलर रेशो में होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कम होता है तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जितना ज़्यादा डेट होगा पूरा आप 100% डेट कर देंगे तो अपने को और भी प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। सर अब इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, अपने क्या पढ़ा है, इसमें यही लिखा होगा कि अगर रेट ऑफ, जो अपने पढ़ा था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ अर्निंग को अपन पहले कंपेयर करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो जो अपने डेट लिया है वो 5% है और जो अपना रिटर्न है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, वो 2% है, तो डेट कम लेना चाहिए जितना हो सके। और अगर इसका उल्टा है कि अपने को 5% डेट मिल रहा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अपना रिटर्न है किसी इन्वेस्टमेंट पे वो 20% है, तो अपने को डेट ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनेंशियल लीवरेज उसको हेल्प कैसे करती है बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए। ठीक है बच्चों, ये भी समझ आ गई, ये बहुत ही आसान सा एग्जांपल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको आप, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है सर, अब आगे क्या पढ़ाओगे? ये क्या है, आर ओ आई। आर ओ आई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब कितनी कैपिटल है अपने पास, और जो अपनी इंटरेस्ट है मतलब जो अपने को प्रॉफिट हुआ है कितना है वो। सर समझ नहीं आई क्या बात है। जैसे टोटल कैपिटल अपने पास 50 लाख थी, डेट प्लस इक्विटी, और इक्विटी कैपिटल 50 लाख थी, तो अपने को सब कुछ काट कूट के जो अपने पास प्रॉफिट आया वो 3 लाख का। 3 लाख अपने कितने पे कमाए, कितने, मान लो अपने को कितना, कितने पैसे के ऊपर कमाए, 50 लाख के ऊपर कमाए, तो अपने को परसेंट में निकालना तो इंटू 100, मतलब 6% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कुछ भी वो नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गया। ठीक है सर, दूसरी सिचुएशन में 6% आया, और तीसरे में भी सिचुएशन में 6% आया। 6% सारी सिचुएशन में अलग अलग क्यों नहीं आया और सेम क्यों आया, क्योंकि उन्होंने जो डेट और इक्विटी है उनको आगे पीछे कर दिया था, और ऐसा डेट और ऐसी इक्विटी ली जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6% है। सर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 6% आ गया, तो मतलब सारे तीनों सेम है? नहीं, तीनों सेम नहीं है, क्योंकि उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ये देखो, लेट अस कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर इन ऑल सिचुएशन। रुको 2 मिनट, रुको रुको रुको, हाँ देखो, जैसे इसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6% है, इसमें 6% है, इसमें 6% है, तो सर तीनों बेस्ट है? नहीं, बेस्ट कौन सा था, सिचुएशन 3, क्योंकि इसमें अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा था, इसमें अर्निंग पर शेयर कम था, इसमें भी कम था, इसलिए अपन सिचुएशन 3 ली थी। और अगर किसी में रेट ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता तो अपन फिर से कैलकुलेट करते और फिर से कंपेयर करते कि कौन सा बेस्ट अपने पास सिचुएशन है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। ये वैसे एग्जांपल दिए हो, इसको आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो जैसे कहा है कि नीचे कमेंट करके बता देना। हैंस ये पढ़ लेते हैं, इसका पूरा वो क्या है, मतलब एक तरीके से कंक्लूजन क्या है। हैंस प्रूव दैट इन केस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इक्विटी शेयरहोल्डर्स गेट लेस अर्निंग व्हेन दैट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है अपना 10%, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%।
कि इसमें जो इक्विटी होल्डर्स है उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा उल्टा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5%, इसमें इक्विटी होल्डर्स की वेल्थ है वो कम होगी और डेट के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट ड्यूरिंग बूम पीरियड वी मस्ट हैव मोर ऑफ डेट। मोर ऑफ डेट क्यों होना चाहिए बूम पीरियड में? क्योंकि अपने को ज़्यादा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा। एंड लेस ऑफ इक्विटी शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर। And during depression when income or return is less we should have more of equity। more of equity इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा इक्विटी होगी तो अपने को ज़्यादा पैसा डेट को नहीं देना पड़ेगा और अपने पास ही पैसा रिटेन हो जाएगा। और अगर किसी वक्त लॉस भी होता है तो अपने को इक्विटी होल्डर्स है वो कोर्ट में जाके सू नहीं कर सकते और कंपनी को डिसॉल्व नहीं करा सकते। एंड लेस ऑफ डेट इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ये समझ आ की बात हमको। अब सर फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आप कल करेंगे। अब तक के लिए जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके बता देना या मुझे मेल कर देना gaps@commerce@gmail.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो है फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर।